अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश पेड मेंस्ट्रुअल लीव की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य। देखिए यहाँ पर अवकाश घोषणा करने वाला पहला राज्य तो ये है, हो जाएगा आपका कर्नाटक। लेकिन इसके पहले आप देखेंगे तो 92 से ही महिला कर्मचारियों को 2 दिन का पर मंथ ये बिहार देता चला आया है मासिक धर्म का जो अवकाश है। और स्पेन जो है सवेतन मासिक धर्म अवकाश लागू करने वाला यूरोपीय देश है पहला। ठीक है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों तथा मातृत्व राहत का प्रावधान करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल भी आपसे रिलेट करके पूछा जा सकता है। किस सरकार ने हाल ही में लद्दाख मॉडल की तर्ज पर हिम तेंदुआ पर्यटन स्नो लियोपर्ड शुरू करने की घोषणा की है? तो लद्दाख में ऐसा था और अभी घोषणा की है उत्तराखंड ने। ठीक है। तो लद्दाख मॉडल पर आधारित हिम तेंदुआ पर्यटन शुरू करने की इसने घोषणा की है। पंथेरा यूंसिया ये हिम तेंदुआ का नाम होता है। पहाड़ों का भूत भी इनको कहा जाता है। और भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश लद्दाख का राजकीय पशु भी है। राजकीय स्टेट एनिमल अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश और यहाँ का लद्दाख का। और इसको आयुषियन रेड लिस्ट की वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। वल्नरेबल श्रेणी में है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्मन वॉच द्वारा बेलम ब्राजील में आयोजित कॉप 30 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 के दीर्घकालिक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये स्थान है 9वां। क्या स्थान प्राप्त हुआ है? 9वां। ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसमें भारत को कितना? 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। जर्मन वॉच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तूफान, बाढ़, गर्मी, लहरों जैसी मौसमी घटनाओं को इसमें वॉच किया जाता है। बॉन जर्मनी में एक एनजीओ है। ये जर्मन वॉच अगर आपसे पूछा जाए है क्या, तो ये बॉन जर्मनी में एक एनजीओ है। और भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ की खोज करना है? तो भारत ने ये काम किया है जापान के साथ मिलकर। जापान के साथ मिलकर ये काम किया है। भारत की एजेंसी है इसरो, जापान की है जाक्सा। इन्होंने ही लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स इसको बोल रहे हैं, लूपेक्स, इस मिशन की घोषणा की है। जाक्सा आपसे कई बार पूछी गई है। और मिशन में जाक्सा क्या करेगा? रोवर बनाएगा और इसरो लैंडर देगा। और इसका प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा के स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में पानी की उपस्थिति की पुष्टि करना है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। याद है ना आपको? नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और ड्रग तस्करी के नेक्सस को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक अभियान का प्रस्ताव रखा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये है एक इनिशिएटिव टेरर नेक्सस, याद रखिएगा, G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस, ड्रग टेरर नेक्सस, ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा। और ये जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में इन्होंने रखा है। G20 के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और भारत ने 2023 में इसकी अध्यक्षता की है। अफ्रीकी संघ को हाल ही में G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया। उसमें भारत की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब भारत में सम्मेलन हुआ था तभी ये बना है। और आतंकवाद की वित्त पोषण को रोकने के लिए फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फत्फ प्रमुख वैश्विक संस्था है। आप सुनते रहते हैं ना कि फत्फ ने अमेरिका पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका पर ऐसे नहीं लगाता है। हाल ही में जारी टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया? सबसे खुशहाल शहर है ये, एशिया का सबसे खुशहाल, तो दैट इज बॉम्बे। क्या है? मुंबई सबसे खुशहाल शहर है। टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025, मुंबई एशिया का सबसे खुशहाल शहर। भारत की वित्तीय राजधानी है, सॉलसेट द्वीप पर स्थित है। कहां पर स्थित है? सॉलसेट द्वीप पर स्थित है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो SDSN है उसके द्वारा जारी की जाती है वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट होती है। और मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। आपको यह भी ध्यान रखना है, आपसे ज्योग्राफी में सवाल पूछा जा सकता है। भारत के सहयोग से निर्मित हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हाल ही में किस देश में उद्घाटन किया गया? हनी माथू, तो हनी माथू आप याद रखिएगा ये कहां पर है? ये मालदीव का है। कहां का? मालदीव का। मालदीव का ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत के सहयोग से लाइन ऑफ क्रेडिट भारत ने इसमें दिया है।
ये डेवलप किया गया है 8 डिग्री चैनल द्वारा, अलग किया जाता है भारत और मालदीव को 8 डिग्री चैनल के द्वारा। इक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भी आप याद रखिएगा। और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी भारत द्वारा वित्त पोषित मालदीव की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है। 31 अक्टूबर 2025 को समरकंद, समरकंद कहाँ पे पड़ता है, उज्बेकिस्तान में, यूनेस्को के 43वें महाधिवेशन में भारत के किस शहर को पाक कला के सृजनशील शहर, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और यह है आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, पाक कला। और यहाँ का जो चुना गया है वो क्या चुना गया है आपको पता है, यहाँ की जो रसोई यानी कि जो दस्तरखान संस्कृति के लिए जो प्रसिद्धि है, यहाँ की बिरयानी, यहाँ के कबाब, ये सब। तो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन में गैस्ट्रोनॉमी अगर शब्द पूछा जाए तो पाक कला होता है, तो इसको चुना गया है। इससे पहले हैदराबाद को 2019 में इसी श्रेणी में शामिल किया गया था। जयपुर को शिल्प के, वाराणसी को संगीत और श्रीनगर को शिल्प और लोक कला के लिए पहले शामिल किया जा चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर 2025 में जारी आईयूसीएन की नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट में किस भारतीय धरोहर स्थल को जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के कारण गुड श्रेणी में शामिल किया गया, गुड श्रेणी में, अच्छे श्रेणी में, तो यह है खंगचेडजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन है, खंगचेडजोंगा जोंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में ये स्थित है। कहां पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। ये आईयूसीएन ने अपनी समीक्षा में गुड श्रेणी में इसको रखा है। एकमात्र विश्व धरोहर स्थल है जिसे 2016 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल, मिश्रित, फिर से मैं बोल रहा हूं, मिश्रित विश्व धरोहर स्थल। और ये कंचनजंगा पर्वत के आसपास स्थित है। लेपचा जनजाति इस क्षेत्र की मूल निवासी है। और आईयूसीएन का मुख्यालय आप देखेंगे, आपसे पूछा जाए तो दैट इज ग्लैंड। ये कहां पर है, ग्लैंड वो स्थान है जहां पर मुख्यालय है। रेड डेटा बुक जो जारी की जाती है, रेड डेटा बुक, वो किसके द्वारा जारी की जाती है, इसी के द्वारा जारी की जाती है, आईयूसीएन के द्वारा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की कितनी नई प्रजातियों की खोज की गई जिनका पहले भारत में कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। कितनी प्रजातियों की खोज की गई है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ये 6 नई प्रजातियां, कहां पर, सियांग घाटी। सियांग घाटी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। प्रजातियां कितनी, 6 नई प्रजातियों की खोज यहाँ पर की गई है। तो अरुणाचल प्रदेश में सियांग घाटी है, ये आपको याद रखना है। 6 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। कैसर ए हिंद अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक राज्य तितली है, उसका नाम क्या रखा गया है, कैसर ए हिंद। सियांग घाटी असम में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। जो सियांग नदी है, सियांग नदी, एक्सट्रीमली सॉरी, सियांग नदी इसी के नाम से सियांग घाटी है, तो सियांग नदी वही है, ब्रह्मपुत्र। और तितलियां पारस्परिक तंत्र में एक बायो इंडिकेटर्स के तौर पर मानी जाती हैं, जैव संकेतक के तौर पर। अगर तितलियां पाई जा रही हैं तो मान लीजिए कि सब ठीक ठाक चल रहा है, और तितलियां विलुप्त हो रही हैं, आप जान रहे हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के किन स्थलों को यूनेस्को की संभावित सूची में यानी कि टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करने की घोषणा की गई है, बताइए। तो एक है इसमें आपका तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले, ठीक है। तिरुमाला हिल्स ये आंध्र प्रदेश के दोनों स्थल है, और इनको टेंटेटिव लिस्ट में, संभावित सूची, यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल करने की घोषणा हुई है। और ये तिरुमाला हिल्स है और विशाखापत्तनम के पास स्थित है लाल रेत के टीले, तो ये संभावित सूची में शामिल किया गया है। और लाल जो रेत के टीले हैं, एर्रा मट्टी डिब्बालू, ये एक दुर्लभ भूगर्भीय संरचना है। और तिरुमाला हिल्स शेषाचलम पर्वतमाला का हिस्सा है। कई बार आपसे सवाल पूछा गया है, किसका हिस्सा है, शेषाचलम पर्वतमाला का। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनने से पहले किसी भी स्थल को कम से कम 1 वर्ष के लिए संभावित सूची में रहना अनिवार्य होता है। संभावित सूची में यानी कि अब ये यूनेस्को धरोहर स्थल में जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। 11 सितंबर 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र AIC का, अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया, तो ये अबू धाबी पर, कहां पे, अबू धाबी, यूएई में किया है, अबू धाबी में। और इन्होंने किया है, ये ध्यान रखना है, धर्मेंद्र प्रधान ने। नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है ये, किसकी पहल है, नीति आयोग की पहल है। और IIT दिल्ली का परिसर भी अबू धाबी में स्थापित किया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अबू धाबी में किस IIT का, IIT दिल्ली का। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 8 सितंबर के अवसर पर
की गई घोषणा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 के 74% से बढ़कर 23-24 में कितनी हो गई है? तो ये साक्षरता दर हमारी 81 के आसपास पहुंच रही है, 80.9%। साक्षरता दर बढ़ गई है, ध्यान रखिएगा। अभी जब हमारी जनगणना होगी तो उसमें सब आंकड़े और क्लियर कट आएंगे। 23-24 में बढ़कर 80.9 हो गई है। आपसे ये डेटा अपडेट करके पूछा जाएगा। अगर 11 की जनगणना के अनुसार नहीं पूछा जा रहा है तो आप यही टिक करेंगे, ठीक है। ये 74.04 से बढ़ के कितनी हो गई है? 80.9। अगर 11 के अनुसार पूछा जाएगा तब तो ये टिक करेंगे। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, दो शब्द याद रखिएगा, केवल मुफ्त नहीं, अनिवार्य शिक्षा का यह प्रावधान करता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत जारी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये वही है, इंदौर। अपना इंदौर मध्य प्रदेश में है और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इसलिए शीर्ष स्थान पर रहा। इंदौर लगातार कई वर्षों से शीर्ष स्थान पर ही रहता है। एनसीएपी का लक्ष्य 2026 तक PM 2.5 और PM 10 की सांद्रता में 40% की कमी लाना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB वायु गुणवत्ता सूचकांक, अगर आपसे पूछा जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन जारी करता है तो यह है CPCB जो जारी करता है। अगस्त 2025 में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक किस नाम से लॉन्च किया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और यह है आदिवाड़ी। क्या नाम है इसका? आदिवाड़ी। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवाड़ी नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक लॉन्च किया है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारत में 700 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर इस दिन मनाया जाता है। 15 नवंबर को मनाया जाता है। भाषिणी भारत सरकार का एक AI भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है, एक दूसरा AI भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं भाषिणी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर के अवसर पर किस राज्य ने स्वयं को देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया? कहा कि हम पूर्ण रूप से साक्षर हो गए हैं और ये चौथा है, ये चौथा है। भाई केरल के बारे में तो सब लोग जानते हैं, तो दैट इज हिमाचल प्रदेश, राइट। हिमाचल प्रदेश है। 8 सितंबर को स्वयं को इसने कहा कि हम चौथे पूर्ण साक्षर देश है। केरल भारत का पहला साक्षर देश था। इसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा। तो याद रखना, केरल के बाद जो आगे आया वो है आपका मिजोरम, और मिजोरम के बाद में त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में आपका ये आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पूर्ण साक्षरता का अर्थ आमतौर पर 95% से अधिक साक्षरता दर प्राप्त करने की बात होती है। ऐसा नहीं कि 100%, केरल में भी 100% नहीं है, वो ऐसे ही रहता है, 98, 99, 95 से ऊपर होना चाहिए। और शिक्षा मंत्रालय का नाम पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था। NEP 2020 के तहत फिर इसका नाम बदल दिया गया था, मतलब नाम इसका बदल दिया गया, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था। राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निर्मित देश के पहले सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन 30 अगस्त 2025 को कहां पर किया गया? कहां पर किया गया? तो ये नोएडा में किया गया है, नोएडा उत्तर प्रदेश में। और देश का ये सबसे बड़ा एरो इंजन परीक्षण केंद्र ये बन गया है। और एरो इंजन कावेरी इंजन DRDO के GTRE के द्वारा अभी इसको विकसित किया गया, तो कावेरी इंजन ध्यान रखिएगा। डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड हैं जिसमें नोएडा एक प्रमुख तकनीकी केंद्र के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में कितने नोड हैं? 6। और जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने की ओर अग्रसर है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा होगा। 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने भारत में कहां पर रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कहां पर किया? तो ये राजगीर, नालंदा, बिहार में, नालंदा में पड़ता है ना, नालंदा बिहार में, यहीं पर इन्होंने उद्घाटन किया है, ठीक है। और भूटान के प्रधानमंत्री ने किया है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन, यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं, भूटान के प्रधानमंत्री ने। और राजगीर मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी और यहाँ प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है
और भारत भूटान के बीच में 1949 की मैत्री संधि है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जो राजगीर के निकट स्थित है। राजगीर के निकट स्थित है। सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह है संहिता। यह सम्मेलन क्या है? संहिता। दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं पर यह आधारित है और नई दिल्ली में हुआ है। इंपॉर्टेंट है। संहिता पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर केंद्रित है ना। और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना 2003 में की गई थी। पांडुलिपि मिशन चल रहा है ये, और भारत में दुनिया की सबसे बड़ी पांडुलिपि संपदा है, जिसकी संख्या लगभग 10 मिलियन अनुमानित है। और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय की रचना की और शून्य व दशमलव प्रणाली में अमूल्य योगदान दिया। ये एक फैक्ट एक्स्ट्रा मैं आपको दे रहा हूं। सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में लॉन्च किए गए देश के पहले स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर का नाम क्या है? बहुत भी बढ़िया प्रश्न है। इसका नाम क्या है? तो यह है विक्रम। अब देखो 32 बिट प्रोसेसर है तो विक्रम 3201 करेंगे, और अगर यही 64 बिट होगा तो 6401 करेंगे, 16 बिट होगा तो 1601। तो ये ध्यान रखना है, कई बार विक्रम के नाम से 2 दिया जाता है। ठीक है, तो विक्रम 3201, और ये विक्रम 3201 सेमीकॉन इंडिया 2025 में इसको लॉन्च किया गया है। ये पहला स्वदेशी प्रोसेसर है। शक्ति और वेगा भी भारत में स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम है। आईआईटी मद्रास और सीडेक ने मिलकर शक्ति और वेगा को विकसित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य देश को वैश्विक चिप निर्माण हब के रूप में स्थापित करना है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के एक स्थान है धोलेरा, वहां पर भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब स्थापित कर रहा है। कौन कर रहा है? टाटा। सितंबर 2025 में संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष ने भारत में लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया? किसको नियुक्त किया है? तो ये कीर्ति सेनन को किया है। किसको? यूएनएफपीए ने लैंगिक समानता के लिए, ठीक है, तो सेक्स इक्वलिटी के लिए कीर्ति सेनन। ये ध्यान रखिएगा। यूएनएफपीए का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है, और ये यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में कार्य करती है। और एसडीजी जो 5 है ये लैंगिक समानता, एसडीजी 5 जो एसडीजी 5 है, एसडीजी 5 लैंगिक समानता से रिलेटेड है। और यूएनएफपीए द्वारा प्रतिवर्ष स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की जाती है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट इसी के द्वारा जारी की जाती है। अगला सवाल है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसको एनआईआरएफ कहते हैं, इस सूची में ओवरऑल श्रेणी में किसे भारत का शीर्ष संस्थान घोषित किया गया? तो यह है आईआईटी मद्रास। जो एनआईआरएफ है इसमें आईआईटी मद्रास को ओवरऑल श्रेणी में लगातार शीर्ष स्थान दिया गया है। 2015 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एनआईआरएफ की शुरुआत हुई थी। आईआईएससी बेंगलुरु को अक्सर अनुसंधान और विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त होता है। आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में, वहाँ का जो जंजीबार है, वहाँ पे अपना पहला विदेशी परिसर खोला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईआईटी मद्रास तंजानिया जंजीबार में वहाँ पर पहला इसने अपना विदेशी सेंटर खोला है। 2 सितंबर 2025 को असम में लॉन्च किए गए भारत के पहले गिद्ध संरक्षण पोर्टल का नाम क्या है? तो द वल्चर नेटवर्क। वल्चर यानी गिद्ध, द वल्चर नेटवर्क। ये भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल है, असम में लॉन्च किया गया है। गिद्धों की आबादी में गिरावट का मुख्य कारण जो डाइक्लोफेनेक है, जान ही रहे आप। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में है, एक याद कर लीजिए, पिंजौर हरियाणा में है। गिद्धों को पारिस्थितिक तंत्र का प्राकृतिक सफाई कर्मी माना जाता है, नेचुरल स्क्वेंजर इनको कहते हैं, और भारत में इनकी 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। 30 अगस्त 2025 को भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ये किया गया है नोएडा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? नोएडा उत्तर प्रदेश में मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री। दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश भारत बन गया है। सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता इकाई नोएडा के सेक्टर 81 में स्थित है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक प्रमुख पहल है। अगस्त 2025 में भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ये किया गया है साणंद में। साणंद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात साणंद में ओसैट
यानी कि आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा। तो भारत की पहली पूर्ण स्तरीय है ये पायलट लाइन सुविधा साणंद गुजरात में। सेमीकंडक्टर चिप्स की पैकेजिंग और महत्वपूर्ण परीक्षण का कार्य ये इकाइयां करती हैं। गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसे अपनी समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने के लिए जाना जाता है। और अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी भी गुजरात में अपनी बड़ी असेंबली और परीक्षण इकाई स्थापित कर रही है। कौन है ये, कहाँ की कंपनी है? माइक्रोन टेक्नोलॉजी अमेरिका की कंपनी है। 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कौन सा हॉस्पिटल है भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर? तो ये आर्मी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है। आर्मी हॉस्पिटल एंड रिसर्च एंड रेफरल सेंटर जो है इसी ने इसको किया है। और ये AHRR इसको कहते हैं। नई दिल्ली में ये पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है। और रोबोटिक तकनीक अधिक सटीकता और तेजी से रिकवरी सुनिश्चित करती है। भारत का पहला स्वदेशी सर्जिकल रोबोट कौन सा है? मंत्र। कौन सा है सर्जिकल रोबोट? कौन सा है? मंत्र। SS इनोवेशन एक कंपनी है उसके द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान जो है ये आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ही है। सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला जनजातीय परिषद ट्राइबल काउंसिल कौन बना? तो ये है बोडोलैंड। बोडोलैंड जो प्रादेशिक परिषद है ये कहाँ पर है? असम में। तो वो उसने क्या किया है? भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया है। और BTC इसको बोलते हैं। भूमि अभिलेखों का पूर्ण डिजिटलीकरण करने वाली पहली जनजातीय परिषद ये बन गई है। बोडोलैंड क्षेत्र संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आता है जो असम के जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना ग्रामीण संपत्ति का डिजिटलीकरण करने के लिए एक प्रमुख पहल है। तो अगर आपसे कहा जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो संपत्ति है उसका डिजिटलाइजेशन कैसे हो रहा है, तो ये स्वामित्व योजना है। कोकराझार बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र का प्रशासनिक मुख्यालय है। कोकराझार, तो जो बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद है इसका जो मुख्यालय है ये कोकराझार है, ये याद रखना है आपको। 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया? तो ये गुजरात में लॉन्च किया है और NH48 पर स्थित है। NH48 पे, तो NH48 पे गुजरात चोरचासी शुल्क प्लाजा पर ये है क्या है? मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। तो ये गुजरात में NH48 पर शुरू किया गया है। और यह प्रणाली सैटेलाइट आधारित टोलिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिना रुके टोल भुगतान इसमें संभव होगा। फास्टैग तकनीक वर्तमान में जो अभी लगाए जाते हैं ये RFID के माध्यम से टोल संग्रह करता है। अब ये उससे भी एडवांस होगा, ठीक है। और एक वैधानिक निकाय है NHAI जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। अगस्त 2025 में की गई घोषणा के अनुसार प्रतिवर्ष किस तारीख को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिवस के रूप में? आयुर्वेद दिवस। तो ये क्या है? 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या किया जाता है? आयुर्वेद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस है ना। 2016 से ये मनाया जा रहा है। धन्वंतरी जयंती धनतेरस के अवसर पर मनाया जाता रहा है। पारंपरिक रूप से यह दिवस 2016 से ऐसे मनाया जा रहा है। तो अब प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाया जाएगा, ये ध्यान रखिए। 23 सितंबर अब जो है वो 23 सितंबर को मनाया जाएगा। अभी वैसे धन्वंतरी जयंती धनतेरस के दिन ये मनाया जाता था। जीवन का विज्ञान आयुर्वेद को कहा जाता है और ये अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। जामनगर में WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित किया गया है। एक सवाल याद रखिए, कहाँ पर स्थापित किया गया है ट्रेडिशनल वाला मेडिसिन का? तो जामनगर, जामनगर यानी कि गुजरात में। अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेंस सेफ्टी NARI 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सबसे सुरक्षित, तो ये कोहिमा है। कौन सा शहर है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। नागालैंड को वैसे लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं, त्योहारों की भूमि कहा जाता है।
हॉर्नबिल फेस्टिवल विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। अनुच्छेद जो 371 एक्सट्रीमली सॉरी, आर्टिकल जो 371 ए है, ये नागालैंड के लिए विशेष धार्मिक और सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करता है। निर्भया जो फंड है 2013 महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए। अब बताइए, दिल्ली हमारे देश की राजधानी, और दिल्ली में सबसे ज्यादा असुरक्षित है महिलाएं। बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में भले ही और इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो, लेकिन वहां पे महिलाएं देखिए कितनी सुरक्षित है, सीखना चाहिए। अगस्त 2025 में 3629.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया? दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया। तो यह है कौन सा? सुंदरबन टाइगर रिजर्व। कहां पर पाया जाता है? ये वेस्ट बंगाल में है। कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सबसे बड़ा वैसे टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और रॉयल बंगाल टाइगर का एकमात्र मैंग्रोव हैबिटेट आवास है। इसे 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? मतलब शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो कौन सा राज्य है? ये राज्य ऊर्जा दक्षता की बात हो रही है, ऊर्जा दक्षता, तो ये कौन सा राज्य है? तो ये महाराष्ट्र। ऊर्जा दक्षता के मामले में कौन सा राज्य है शीर्ष स्थान पे? महाराष्ट्र। तो जो ये सूचकांक है, ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, उसी के द्वारा ऊर्जा संरक्षण प्रयासों के आधार पर तैयार किया जाता है। विद्युत मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है बीई, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। और एसडीजी 7 जो है वो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, एसडीजी 7 आपसे सुमेलित करने में पूछा जाता है, तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की ये बात करता है। ठीक है, आगे बढ़े। सितंबर 2025 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के द्वारा उड़ीसा के किस वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह है देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य था, अब इसको टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। और महानदी पर बने हीराकुंड बांध के पास में यह है। उड़ीसा में पहले से सिमलीपाल और सतकोसिया ये दो टाइगर रिजर्व है। एक है सिमलीपाल और दूसरा है सतकोसिया। वीर सुरेंद्र साय, स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साय जो थे 1857 के विद्रोह के दौरान, तो वो देवरीगढ़ जंगलों को ही अपना उन्होंने ठिकाना बनाया था, अपना आधार बनाया था। तो सुरेंद्र साय आपसे कई बार पूछे गए हैं, कहाँ? तो ये उड़ीसा से, तो ये ध्यान रखना है। 26 अगस्त 2025 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? कहां पर किया गया? तो ये भारत में नहीं हुआ है, ये आप याद रखिएगा, ये श्रीलंका में। कहां पर हुआ है? श्रीलंका में। और श्रीलंका में कहां हुआ? कोलंबो में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन श्रीलंका में यह आयोजित किया गया। पाली भाषा थेरवाद बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथों त्रिपिटक की मूल भाषा है और भारत सरकार ने हाल ही में पाली, प्राकृत और फारसी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली और प्राकृत में ही दिए थे। ये भी सवाल आपसे हिस्ट्री में पूछा जाता है। 5 दशकों की सेवा के बाद 26 सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना के किस लड़ाकू विमान को आधिकारिक रूप से रिटायर कर दिया गया? तो ये है मिग-21। कौन है? मिग-21। 26 सितंबर 2025 को इसको रिटायर किया गया। 63 में इसको शामिल किया गया था और तेजस विमानों से ये प्रतिस्थापित हो रहा है। अभी तेजस आ गए हैं। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने इसी विमान से बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। तो यही मिग था, हमारा मिग। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 अगस्त 2025 को कहां पर देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड का उद्घाटन किया? तो ये कहां पर किया? दिल्ली में। 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 है ना, UER2, तो इसका उद्घाटन कहां पर किया है? यहाँ पर दिल्ली में। और दिल्ली का तीसरे रिंग रोड के रूप में इसको जाना जा रहा है। शहर के ट्रैफिक को काफी हद तक ये सीमित करेगा। 2 रिंग रोड पहले से, अब तीसरा। द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला पूर्णतः एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है। ठीक है,
और इसमें इस जो ये परियोजना थी, इसमें कचरे वेस्ट मटेरियल का रीयूज किया गया है, वेस्ट मटेरियल का यूज करके बनाया गया है। अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में 69 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या रहा? तो ये जो IMD द्वारा जारी की गई है प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग, तो भारत का स्थान इसमें 41 रहा है। क्या रहा है? 41 रहा है 69 देशों में। आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यवसायिक दक्षता और बुनियादी ढांचे पर आधारित ये 4 मुख्य कारक थे जिन पर रैंकिंग आधारित है। IMD का मुख्यालय स्विट्जरलैंड लुसाने में है। कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और भारत की रैंकिंग में सुधार का प्रमुख कारण सरकारी दक्षता और आर्थिक स्थिरता में वृद्धि माना जा रहा है। अगस्त 2025 में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के और उनके कौशल विकास के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो यह है आदि कर्म योगी। आदि कर्म योगी ये अभियान है जो आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने का, उनके कौशल विकास का कार्य कर रहा है। और ये मिशन कर्मयोगी की तर्ज पर आधारित है। लोक सेवकों की क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम है मिशन कर्मयोगी। तो आदि कर्मयोगी ये आदिवासी समुदायों के लिए है। वन धन विकास योजना ये ट्राइफेड की एक प्रमुख पहल है जो वन उत्पादों के मूल्यवर्धन पर केंद्रित है। कई बार आपसे ये सवाल पूछा गया है। और संविधान की 5वीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित विशेष प्रावधान करती है। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को आधिकारिक तौर पर कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये एक्सप्रेसवे 9, NH9 इसको बोला जाएगा, NH9। और बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को अब राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 के नाम से जाना जाएगा। और मतलब NH नहीं कहा जाएगा, हाईवे नहीं, एक्सप्रेसवे, NE9 बोला जाएगा। मैंने NH कहा, वो गलत है, तो NE9 इसको बोला जाएगा। भारत का पहला एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे था और ये 2002 में शुरू हुआ था, मुंबई से पुणे। अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 1 का दर्जा इसको प्राप्त है। जो अहमदाबाद से बड़ोदरा के बीच में है वो NE1 है। पहला मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे था लेकिन वो 1 नहीं है। नाम जब नंबरिंग की गई तो अहमदाबाद बड़ोदरा वाले को कही गई। भारतमाला परियोजना के तहत देश भर में अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे को जाल बिछाया जा रहा है। तो भारतमाला परियोजना क्या है? एक्सप्रेसवे का जाल। अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन नई भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कश्मीरी, कोंकणी और संथाली इस भाषा को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो संसद की कार्यवाही में कश्मीरी, कोंकणी और संथाली इनका भी अनुवाद शामिल होगा। संविधान का अनुच्छेद 120 संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के नियमों का वर्णन करता है। कोंकणी जो है ये गोवा की आधिकारिक राजभाषा है। संथाली ओल्ड चिकी लिपि में लिखी जाती है, ये चर्चा में रहा है। संसद में अब 22 अनुसूचित भाषाओं के लिए एक साथ साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन की सुविधा प्राप्त होगी, 22 भाषाओं के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। संसद के मानसून सत्र में पारित इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत का 22वां IIM कहाँ पर स्थापित किया गया? 22वां IIM तो ये गुवाहाटी असम में, गुवाहाटी असम में इसको स्थापित किया गया है। 22वां IIM है। 2017 का जो IIM अधिनियम है इन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाता है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के तौर पर घोषित किया गया था। पहला IIM कोलकाता था, 1961 में स्थापित हुआ था। और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो IIM संस्थानों में विजिटर होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगस्त 2025 में किस राज्य ने स्वयं को पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य, फुली डिजिटल लिटरेट राज्य घोषित किया? तो दैट इज केरल। कौन है? केरल। केरल ने पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य अपने को घोषित किया है। और के-4 परियोजना यहाँ की चली थी, गरीबों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य था। और केरल का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश की पहली पूर्णतः डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत है। सारे लोग वहाँ पे डिजिटली लिटरेट हैं। और केरल सरकार ने इंटरनेट को नागरिकों का एक मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सी सरकार है जिसने मौलिक अधिकार बना दिया है, तो वो केरल है। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है कांदीवली, मुंबई में। पहला महिला आधारित फूड हब है तो कांदीवली, मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है।
मौली शब्द मराठी भाषा में मतलब इसका होता है माँ, वात्सल्य और पोषण का प्रतीक है। ये पहल महिला उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए की गई है। लिज्जत पापड़ सहकारी संस्था भारत में महिला उद्यमिता का सबसे सफल और ऐतिहासिक उदाहरण है। जो लिज्जत पापड़ है, पापड़ का मतलब तो लिज्जत पापड़, तो लिज्जत पापड़ महिलाओं के द्वारा ही वो पूरी संस्था चलाई जाती है। भारतीय रेलवे ने भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम कहां पर चालू किया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कहां पर? तो ये चितरंजन लोकोमोटिव जो वर्क्स है कि बनारस, तो बनारस या चितरंजन, तो ये बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में इसको चालू किया। 38 पैनल यहाँ पर इन्होंने लगाए हैं। कितने पैनल लगाए हैं? 38 पैनल, 15 किलो पर पैनल की बात है इसमें, किलोवाट। और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में रेल पटरियों के बीच में सोलर पैनल सिस्टम इसने स्थापित किया है। ये रिमूवेबल सोलर पैनल पटरियों के बीच में खाली जगह का उपयोग कर सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है। वाराणसी का जो ये बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है विश्व के सबसे बड़े रेल इंजन निर्माण केंद्रों में से एक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको जब काम नहीं है तो रिमूव किया जा सकता है। असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को? तो गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये असम में स्थित है। तो इसको इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये गोपीनाथ बारदोलोई, ध्यान रखिएगा, असम गुवाहाटी में है ये। और असम के पहले मुख्यमंत्री थे, भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। उत्तर पूर्व भारत का सबसे व्यस्ततम विमानन केंद्र है। और हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का डिजाइन असम की स्थानीय संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता से प्रेरित है। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेशोत्सव को अपना राज्य उत्सव घोषित कर दिया? जो गणेश उत्सव है तो उसको कौन घोषित करेगा? महाराष्ट्र घोषित करेगा, वहीं पे मनाया जाता है, महाराष्ट्र ने इसको घोषित कर दिया है। तो आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव ये होगा। और बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में जनता को एकजुट करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए इसकी शुरुआत की थी। केसरी और मराठा समाचार पत्र के माध्यम से तिलक ने राष्ट्रीय चेतना जागृत की थी। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। 16 अगस्त 2025 को इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले के मेचुका राजकीय विद्यालय में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? बताइए, इसरो ने किया है तो ये कहां पर किया है? तो ये सियोमी जिले में है। कहां पर? सियोमी जिले में मेदुका राजकीय विश्वविद्यालय है ना? कौन सा? मेचुका राजकीय विश्वविद्यालय। और यहीं पर अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, अरुणाचल प्रदेश में ये है। और छात्रों में वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसको विकसित करने के लिए इसरो के युविका कार्यक्रम का हिस्सा है। 2018 में पश्चिम सियांग जिले से अलग होकर एक नया जिला सियोमी जिला बना था। और इसरो का स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम भी दूर दराज के क्षेत्रों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहा है। स्पेस ऑन व्हील किसका कार्यक्रम है? इसरो का। अगस्त 2025 में पंचायती राज मंत्रालय ने किस नाम से एआई संचालित सारांश उपकरण, समराइजेशन टूल है ये, एआई पावर्ड है, इसको लॉन्च किया है? तो इसका नाम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका नाम है सभासार। क्या है? सभासार। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है, सभासार नाम का है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। और प्रतिवर्ष जो पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राजस्थान का नागौर जिला 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला जिला बना था। 8 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन किन 2 स्टेशनों के बीच में किया? तो एक है इसमें गंज ख्वाजा उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड के बीच में 4.5 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन, एशिया की सबसे लंबी ये ट्रेन है ना? मालगाड़ी ट्रायल इन्होंने अभी किया है। सुपर वासुकी या एनाकोंडा, दोनों नाम, सुपर वासुकी या एनाकोंडा इसका नाम दिया है। और ये माल भाड़ा गलियारा मालगाड़ियों की गति और रसद क्षमता को बढ़ाने के लिए ऐसा इन्होंने किया है। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। और डलहौजी के समय जब गवर्नर था, वो गवर्नर जनरल था, तब ये शुरुआत हुई थी। अगस्त 2025 में पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर
डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके लिए हो सकता है, वह है इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, आईआईडीपी इसने लॉन्च किया है, इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। अतुल्य भारत अभियान की शुरुआत 2002 में की गई थी, ये ध्यान रखिएगा, अतुल्य भारत है ना, अतुल्य भारत। और पर्यटन, इनक्रेडिबल इंडिया, हिंदी में इसको अतुल्य भारत कहते हैं। और पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाएं देश में पर्यटन बुनियादी ढांचे को मजबूत करती हैं। विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 27 ऑफ सितंबर को यह मनाया जाता है। अगस्त 2025 में किस आईआईटी ने देश का पहला एआई संचालित लर्निंग एप्लीकेशन, इसका नाम है ट्यूट्रेज, क्या नाम है? ट्यूट्रेज, ये लॉन्च किया है ना? तो ये है आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी पलक्कड़ ने ये किया है ट्यूट्रेज, ये एआई संचालित लर्निंग ऐप है ट्यूट्रेज। तो शिक्षा में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, और इस संस्थान की स्थापना 2015 में केरल राज्य में की गई थी। पलक्कड़, आईआईटी पलक्कड़ केरल में है। इंडिया एआई मिशन के तहत प्रौद्योगिकी विकास के लिए 10,372 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इंडिया एआई मिशन के लिए 10,372 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण पर विशेष जोर देती है। जैसे हमारा जो एनईपी है, एनईपी बहुत ही मतलब व्यापक है, और उसमें हर एक चीज की, हर एक पहलू आपको मिल जाएंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2025 को भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किस संस्थान में किया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ये कहाँ पर इन्होंने किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में है। कहाँ पर? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB हैदराबाद, वहीं पर इन्होंने पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किया है। और ये हैदराबाद याद रखना है। और ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत ही आता है, एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है NIAB। और ये सुविधा पशुधन की स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और उनके चिकित्सा अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हैदराबाद को भारत की जीनोम वैली, क्या कहा जाता है इसको? जीनोम वैली के तौर पर जाना जाता है। जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रमुख केंद्र है। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने बौद्धिक दिव्यांगता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान शुरू किया? दिशा अभियान, तो ये महाराष्ट्र ने शुरू किया। किसने शुरू किया? महाराष्ट्र ने, है ना? तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है ये। और ये अभियान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया गया है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 41 है, आर्टिकल 41 याद रखिएगा, ये दिव्यांगों के लिए शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार की बात करता है। और विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। अगस्त 2025 में सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किस राज्य ने बाज अरख नामक नई ड्रोन रोधी प्रणाली, एंटी ड्रोन सिस्टम, ये शुरू किया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बाज अरख, तो बाज अरख जो शुरू किया है वो किया गया है किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? पंजाब के द्वारा किया गया है। सीमा पार से नशीले पदार्थ और हथियारों की वहां पर तस्करी होती है, तो इसको रोकने के लिए इन्होंने बाज अरख प्रणाली की शुरुआत की है। पंजाब की लगभग 553 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से लगती है, और ये BSF के द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, भारत की पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है आप जान रहे हैं, रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। इंद्रजाल, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन रक्षा गुंबद है, ड्रोन डिफेंस डोम, ड्रोन डिफेंस डोम है इंद्रजाल। 10 अगस्त 2026 को 25 को एक्सट्रीमली सॉरी 10 अगस्त 2025 को PM नरेंद्र मोदी ने देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किन 2 स्टेशन के बीच में किया? तो ये अजनी नागपुर से पुणे के बीच में, अजनी नागपुर से पुणे के बीच में ये चलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और ये नागपुर से पुणे आप याद रखिएगा, अजनी ये जगह है। देश के सबसे लंबे वंदे भारत मार्ग का ये प्रतिनिधित्व कर रही है। पहली जो वंदे भारत ट्रेन है 2019 में फरवरी में चलाई गई थी, नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में। वाराणसी PM मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और
वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण चेन्नई स्थित जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है उसमें मेक इन इंडिया के तहत किया जाता है। और इन ट्रेनों में सुरक्षा के लिए कवच नामक भारतीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है। कौन? कवच। सुरक्षा के लिए कवच प्रणाली इसमें लगाई गई। तो कवच अगर आपसे पूछा जाए तो ऐसे बताएंगे। भारतीय रेलवे ने 25 जुलाई 2025 को हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस निर्माण इकाई में किया? तो ये किया है चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। हाइड्रोजन ईंधन सेल पर आधारित है ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई की है, वहां पर इन्होंने किया है। और 2030 तक भारत 5 MMT हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रख चुका है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इसने रखा है। जर्मनी विश्व का पहला देश है जिसने हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। जर्मनी ने शुरू कर दिया है। जर्मनी में ट्रेनें चल रही हैं हाइड्रोजन संचालित। और भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत हेरिटेज मार्गों पर ऐसी ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा है। सबसे पहले हेरिटेज मार्ग पर अगस्त 2025 में भारत सरकार ने मानवीय सहायता और खाद्य सुरक्षा के तहत किस प्रशांत द्वीपीय देश को लोबिया के बीज, कॉपिया सीड्स, लोबिया के बीज भेजे हैं? तो ये किस देश को भेजे हैं? तो ये फिजी। किसको भेजे हैं? फिजी। चक्रवात जैसी आपदाओं के बाद फिजी को कृषि पुनर्जीवित करने के लिए लोबिया के बीज की सहायता प्रदान की है भारत ने। फिजी की राजधानी सुआ है और प्रशांत महासागर में स्थित एक महत्वपूर्ण द्वीपीय राष्ट्र है। वर्ष 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया गया और भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के माध्यम से इन देशों के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ कर रहा है। भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच, भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के साथ ये कर रहा है। ठीक है, तो भारत खैर सबकी मदद करता ही रहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है भारत के बारे में। अगस्त 2025 में भारत ने पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग का सफल परीक्षण राजस्थान के किस जलाशय, तो रामगढ़ डैम। कहां पर किया? रामगढ़ डैम में किया है। तो ये ध्यान रखिएगा। जयपुर में ये रामगढ़ बांध है, उसका जल स्तर बढ़ाने के लिए IIT कानपुर के सहयोग से ये ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग का सफल परीक्षण यहां पर किया गया है। अब कृत्रिम जो वर्षा कराई जाती है उसमें क्या यूज किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या ट्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका छिड़काव किया जाता है। IIT कानपुर भारत में क्लाउड सीडिंग टेक्निक के विकास में एक उभरता हुआ नाम है, अग्रणी संस्थान है। और ये तकनीक भविष्य में सूखे की स्थिति से निपटने और वायु प्रदूषण को कम करे, दिल्ली में कराई गई थी, याद है ना आपको? तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। 31 जुलाई 2025 को इसरो ने अपने पहले ऊंचाई हाई लैटिट्यूड उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहां पर किया? तो ये है सोकार घाटी, सोकार घाटी लद्दाख में, सोकार घाटी लद्दाख में। और यहाँ पर होप मिशन का जो प्रारंभ किया गया है उद्देश्य क्या है? मंगल और चंद्रमा जैसी विषम परिस्थितियों का अनुकरण करना। भारत की 42वीं रामसर साइट है सोकार घाटी और ये अधिक ठंड और शुष्क वातावरण के लिए जानी जाती है। एनालॉग मिशनों का उपयोग भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशनों जैसे गगनयान की तैयारी के लिए अनुसंधान करने के लिए किया जाता है। इसरो हमारे यहाँ 15 अगस्त 1969 को स्थापित किया गया था और मुख्यालय इसका जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलुरु में है। जुलाई 2025 में सरकारी कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य सुधार हेतु औपचारिक विश्राम अवकाश योजना, फॉर्मल रेस्ट लीव स्कीम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? बताइए। सरकारी कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए तो ये सिक्किम ने किया है। वहां पे मानसिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया जा रहा है जिससे कि कार्य दक्षता में सुधार हो सके। और सिक्किम जैविक राज्य भी है, वर्ष 2016 में इसको जैविक राज्य घोषित किया गया था और अनुच्छेद 371F के तहत विशेष सुरक्षा और विशेष दर्जा प्राप्त है। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA द्वारा जारी विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत घरेलू विमान बाजार में विश्व में किस स्थान पर है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, किस स्थान पर है? तो ये इसका जो स्थान है वो है 5वां। किस स्थान पर है?
अमेरिका चीन के बाद दुनिया का तीसरा, नहीं सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, पांचवा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये पांचवा नहीं है, ये तीसरा है। किस स्थान पे है? एक मिनट। विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी की बात अगर हम करें, विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी, तो किस स्थान पर है? विमानन बाजार में भारत दुनिया में। तो एक बार इसको देखते हैं, तीसरा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। और इस पे थोड़ा सा ये, इसको मैं कमेंट में आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तीसरे और पांचवे में कंफ्यूजन हो रहा है, वैसे ये पांचवा है, ज़्यादा उम्मीद है पांचवा है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत घरेलू विमानन बाजार की बात हो रही है ना, तो इसमें ये पांचवा, ठीक है। और आईटीए का मुख्यालय अगर आपसे बात की जाए तो ये मुख्यालय कनाडा में स्थित है। वैश्विक वायु यातायात के आंकड़े ये जारी करता है आईटीए। और भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक उड़ान परियोजना शुरू की गई थी। तो उड़ान अगर आपसे पूछ लिया जाए कब शुरू की गई, तो 2016 में शुरू की गई थी। और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्तमान में भारत का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ आईएआरसी द्वारा अग्निशोध नामक अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस आईआईटी संस्थान में की गई है? तो ये आईआईटी मद्रास में। अग्निशोध कहाँ पर? आईआईटी मद्रास में अग्निशोध, ठीक है। ये नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय सेना और शिक्षाविदों के बीच तकनीकी समन्वय स्थापित करने के लिए, भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए आईडेक्स कार्यक्रम चला रहा है। अगर रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप्स कहाँ पर? रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में देश को 2 प्रमुख रक्षा औद्योगिक गलियारे दिए हैं, ये विकसित यहाँ पर किए जा रहे हैं, याद रखिएगा। अगस्त 2025 में भारत की कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है? तो यह है दिल्ली विधानसभा। कौन सी विधानसभा है? दिल्ली। नेट जीरो ऊर्जा खपत को प्राप्त करने वाली यह पहली विधानसभा है। और गुजरात का मोढेरा गांव भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। और भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय, आईएसए का मुख्यालय गुड़गांव में है। हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सचिन तेंदुलकर की पत्नी, नहीं पुत्री, सारा तेंदुलकर को अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसको बनाया है? ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। किसको बनाया है? सारा तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर की ये बेटी है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन विभाग ने भारतीय युवाओं और परिवारों को आकर्षित करने के लिए सारा तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी लोकप्रिय हैं, तो इसी कारण से इनकी बेटी को चुना गया है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ग्रेट बैरियर रीफ, आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का मैप, तो यहाँ जो ये इधर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है पूरे विश्व की। भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड समूह के सदस्य हैं और रक्षा क्षेत्र में आई ऑसिंडेक्स अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं? ऑसिंडेक्स अभ्यास करते हैं। ऑसिंडेक्स ये अभ्यास करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया। अगस्त 2025 में किशोर न्याय अधिनियम, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो यह है पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। मूक बधिर किशोरों के लिए न्याय प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए विशेषज्ञों की सूची इसने तैयार की है। किशोर न्याय अधिनियम बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रमुख कानूनी ढांचा है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हमें हर बार 23 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और सांकेतिक भाषा अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। भारत का जो सांकेतिक भाषा और भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र है वो नई दिल्ली में है। जुलाई 2025 में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट एआई रोड सेफ्टी पायलट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी के लिए, ठीक है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में एआई तकनीक के जरिए यातायात नियमों के उल्लंघन और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की निगरानी शुरू कर दी गई है।
और भारत सरकार सड़क सुरक्षा के सुधार के लिए ब्राजीलियन घोषणा पत्र, ये इसी से रिलेटेड है ना, तो उसके प्रति प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में भारत में सबसे अधिक किलोमीटर के एक्सप्रेस वे वाला राज्य है ना। और आई रैड एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं के डेटा का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ये हुआ है एआई तकनीक के जरिए यातायात। जुलाई 2025 में महाराष्ट्र का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज पर्यटकों के लिए कहां पर खोला गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ये सिंधुदुर्ग में एक नैपने झरना है, सिंधुदुर्ग वहां पर स्थान है, तो नैपने झरना, तो सिंधुदुर्ग जिला है, वहां पे नैपने झरना है। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्लास स्काई वॉक ब्रिज, मतलब आप नीचे देखोगे तो पूरा ऐसे दिखेगा कि आप चले गए खाई में, और ये पूरा ब्रिज है। और ऐतिहासिक सिंधुदुर्ग किला छत्रपति साहू शिवाजी एक्सट्रीमली सॉरी शिवाजी महाराज के द्वारा निर्मित एक समुद्री किला है। और महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, कोकण तट की बायोडायवर्सिटी, इसके लिए जाना जाता है। 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट द्वारा भारत अमेरिका के किस संयुक्त उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया? बताइए। तो ये है निशार, किसका किया गया है? निशार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। निसार का पृथ्वी की सतह के सूक्ष्म बदलावों का अध्ययन करने के लिए सफल परीक्षण किया गया है। ये एल बैंड नासा द्वारा और एस बैंड इसरो द्वारा। एल अगर पूछा जाएगा तो ये नासा का, और एस अगर पूछा जाएगा तो इसरो में ऐसा आ रहा है ना, इसरो का। ठीक है, तो इससे सुसज्जित है। प्राकृतिक आपदाओं, बर्फ की चादरों के पिघलने, वनस्पति में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी, इसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अमेरिका के आर्टेमिस समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो आर्टेमिस समझौता किसके बीच में है? भारत और अमेरिका के बीच में। हाल ही में चिकित्सा वैज्ञानिकों ने एक अत्यंत दुर्लभ मानव रक्त समूह CRIB की खोज की है। मानव रक्त समूह की खोज की है, बहुत ये दुर्लभ है। तो ये कहां पर खोजा गया है? तो ये बेंगलुरु में खोजा गया है। CRIB चिकित्सा शोधकर्ता ये अत्यंत दुर्लभ रक्त समूह की पहचान करने में सफल रहे हैं। और मूल रूप से कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई जो रक्त समूहों की खोज है, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ऐसी ही एक खोज समझ लीजिए ये नई हुई है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक अन्य दुर्लभ समूह है जिसकी खोज 1952 में हुई थी। ऐसे ही एक नई दुर्लभ रक्त समूह की खोज की गई है। वैसे AB है ना, और AB और वो, अब फिर बाकी पॉजिटिव निगेटिव वो तो है ही है। यहाँ पे ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है HH इसको बोलते हैं, ये एक दुर्लभ है रक्त समूह, 1952 में खोजा गया था, और अब की बार ये खोजा गया 2025 में। मानव शरीर में रक्त का pH मान सामान्यतः 7.35 से 4.5 के बीच में, मतलब 3.5 से 4.5 के बीच में, 7.45 के बीच में ये रहता है। यानी कि रक्त जो होता है 7 से ऊपर है ना, तो रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है। जुलाई 2025 में मंगलुरु की किस नृत्यांगना ने लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम नृत्य करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया? तो यह है रेमोना परेरा। 170 घंटे भारतनाट्यम इन्होंने किया और रिकॉर्ड बना दिया। अब ये देखिए, इन चीज़ों से हमको क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। हम लोग 2-4 घंटे पढ़ते पढ़ाते हैं, फिर लगता है कि 4 घंटे बाद अब आराम होना चाहिए, और ये लोग 170 घंटे लगातार नृत्य कर रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट डांस मैराथन 170 घंटे, और ये है रेमोना परेरा, इनका नाम याद रखिएगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु का प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जिसका उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसमें मिलता है। प्राचीन काल में देखें तो सादिर अट्टम के नाम से भी इसको जाना जाता था। किस नाम से? सादिर अट्टम, अट्टम। और वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है, तो उसमें यह भी है। हाल ही में किस सरकार ने, राज्य सरकार की बात हो रही है, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह है महाराष्ट्र। किसने की है? महाराष्ट्र ने की है। और कृषि क्षेत्र में जो इन्होंने योगदान दिया है, भारत में हरित क्रांति का जनक इनको माना जाता है। 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया।
2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी, जिसने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिफारिशें दी थी। विश्व खाद्य पुरस्कार 87 के पहले प्राप्तकर्ता थे डॉक्टर स्वामीनाथन। 1987 में यह पुरस्कार दिया गया था विश्व स्तर का, और वो पहला जो जब इनाग्रेशन उसका किया गया तो वो प्राइज विनर ये थे। जुलाई 2025 में जारी बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक बाघ जो टाइगर डेंसिटी है, बाघ घनत्व है, वो किस राज्य में पाया जा रहा है? तो ये सवाल बहुत ही बढ़िया है। तो मतलब किस टाइगर रिजर्व में पाया जा रहा है? तो ये कर्नाटक में है, बांदीपुर। कर्नाटक में है बांदीपुर। तो वहां पर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर जो बाघ हैं ये 19.83 बाघ है। 19.83 बाघ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 19.83 बाघों की संख्या दर्ज की गई है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत का वह राज्य जहां बाघों की संख्या सबसे अधिक, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। जुलाई 2025 में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? तो ये कांडला गुजरात। कहां पर किया गया? कांडला गुजरात में इसको स्थापित किया गया है। और कार्गो हैंडलिंग की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक माना जाता है ये। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है, जिसमें केवल नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग होता है। इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा का ही उपयोग होता है। जो हमारी सागरमाला परियोजना है, ये बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और उनसे जुड़े विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की परियोजना है। अगला सवाल है, 14 जुलाई 2025 को किस राज्य में मांडोवी नदी पर अपनी पहली रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा शुरू की? तो ये कहाँ पे? मांडोवी नदी, गोवा। कहाँ पे? गोवा, ध्यान रखिएगा। तो वाहनों और यात्रियों के परिवहन को सुगम बनाने के लिए ये फेरी सेवा इसने शुरू की है। गोवा की जीवन रेखा मानी जाती है। दूध सागर जो जलप्रपात है वो इसी नदी पर स्थित है। और गोवा 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के माध्यम से पुर्तगालियों से क्या किया गया था? मुक्त किया गया था। और यूसीसी लागू करने वाला वर्तमान में भारत का पहला राज्य है। लेकिन अगर कहीं पर कानून बनाया गया है, कानून बना के कानून यूसीसी का लाया गया, तो ये कौन है? उत्तराखंड। क्योंकि यहां पर तो विरासत में मिला है। जुलाई 2025 में जारी क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर किसे घोषित किया गया? तो यह है दिल्ली। किसको घोषित किया गया है? दिल्ली। बहुत किफायती शहर है। ट्यूशन फीस और रहने की कम लागत के कारण ऐसा माना गया है। क्यूएस रैंकिंग के मापदंडों में सामर्थ्य, नियोक्ता गतिविधि और छात्रों के दृष्टिकोण को शामिल किया जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय भारत के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से है, जिसकी स्थापना 1922 में हुई थी। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत हमारे यहाँ संविधान ने दिया है। जुलाई 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 50वें स्थान से सुधार करते हुए कौन सी रैंकिंग भारत ने हासिल की है? तो 50वें स्थान से सुधार के जुलाई 2025 में अगर पूछा जाएगा तो ये कितनी हो गई है? 77वीं रैंकिंग। ठीक है, 77वीं रैंकिंग। ठीक है, जनवरी 2025 के 50वें स्थान से सुधार कर ये कितनी हो गई? 77वीं रैंकिंग हो गई। 2025 की जो जुलाई की रैंकिंग थी उसकी बात हो रही है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो। बाकी अपडेट रही है। भारतीय पासपोर्ट रैंकिंग में सुधार का अर्थ है कि भारतीय नागरिक अधिक देशों में वीजा मुक्त प्रवेश पा सकते हैं। पासपोर्ट इंडेक्स के आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन IATA के डेटा पर आधारित होते हैं। और ये शक्ति जो पासपोर्ट की ताकत है, इस आधार पर मापता है कि वो कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा की सुविधा, मतलब वीजा ऑन अराइवल है तो ठीक है, लेकिन अगर वीजा बिना वीजा मतलब वीजा लेके जाएंगे तब तो नहीं, वीजा ऑन अराइवल हो तब ठीक है। अब सुरक्षा बढ़ाने के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट भारत शुरू करने जा रहा है। 5 अगस्त 2025 को किस राज्य ने अपनी समृद्ध खनिज विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम माइनिंग टूरिज्म प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो यह है झारखंड। किसने किया है? झारखंड ने किया है।
पुरानी और बंद पड़ी खदानों को पर्यटन स्थलों के रूप में ये विकसित करेगा। और भारत का रूर भी कहा जाता है छोटा नागपुर पठार, जो झारखंड का एरिया है। रूर वैसे रूर जर्मनी में क्षेत्र है, और यहाँ भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। झरिया कोयला उत्पादन के लिए और जादूगोड़ा यूरेनियम उत्पादन के लिए आप जानते हैं कि झारखंड में जाना जाता है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। जैन धर्म के संवेद शिखर के रूप में इसको, जैन धर्म में संवेद शिखर के रूप में इसको पारसनाथ पहाड़ी को जाना जाता है। ये सवाल भी आपसे पूछा गया है। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने देश की पहली हाइड्रोजन संचालित पूर्ण ट्रेन सेट का सफल परीक्षण कहां पर किया? तो ये कहां पर किया है? चेन्नई में। कहां पर किया है? चेन्नई में। तो ये सेट परीक्षण पूरी ट्रेन प्रणाली जो हुआ है चेन्नई में, और ये भारतीय रेलवे के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना है। हाइड्रोजन ट्रेनें क्योंकि शून्य कार्बन उत्सर्जन करती हैं, उप उत्पाद के रूप में केवल जल और भाप छोड़ती हैं, कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। भारतीय रेलवे 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य रख रहा है। और चेन्नई की आईसीएफ इकाई वंदे भारत और हाइड्रोजन जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है आईसीएफ, तो हाइड्रोजन ट्रेनों को भी बना रहा है और वंदे भारत इनका निर्माण कर रहा है। जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो यह है आस्था। क्या नाम है? सब लेफ्टिनेंट आस्था है भारतीय नौसेना के इतिहास में फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला अधिकारी। इससे पूर्व शिवांगी सिंह नौसेना की पहली महिला पायलट थी, लेकिन ड्रोनियर निगरानी विमान ये उड़ाती थी। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को 1971 में युद्ध के सम्मान में मनाया जाता है। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत है। एक फैक्ट ये याद रखिएगा, आईएनएस विक्रांत। जुलाई 2025 में किस निजी कंपनी को भारत की पहली सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है? तो ये दी गई है अनंत टेक्नोलॉजीज को, और ये कहाँ? हैदराबाद में आपको मिलेगी। अनंत टेक्नोलॉजी का जो ऑफिस है ये हैदराबाद में स्थित है। उपग्रह के माध्यम से सीधे इंटरनेट प्रदान करेगी, और ये निजी कंपनी है। और सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर फाइबर नेटवर्क नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर अच्छी स्पीड मिलेगी। और इन स्पेस एक ऐसी संस्था जो भारत में निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को विनियमित करती है। इन स्पेस अगर आपसे पूछ लिया जाए। और स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया है। तो विक्रम एस, इस पे भी क्वेश्चन हमने किया था। हाल ही में सिक्किम के किस गांव को भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज घुमंतू गांव घोषित किया गया है? तो ये सिक्किम का है, और ये याकटेन गांव है। कौन सा गांव है? याकटैन विलेज है, याकटैन। तो ये हाई स्पीड इंटरनेट और वर्क स्टेशन सुविधाओं से लैस रिमोट वर्कर्स के लिए बनाया गया है। डिजिटल नोमैड वो लोग होते हैं जो तकनीक का उपयोग कर दुनिया में कहीं से भी अपना कार्य करते हुए यात्रा करते रहते हैं कि भाई चलो ठीक है हम घूम रहे हैं और वहाँ पे जाके हम रह रहे हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें इंटरनेट, अगर सारी चीज़ें क्या, लैपटॉप हमारा है ही है, इंटरनेट हमको मिल जाए, इंटरनेट मिल गया तो सारा कुछ काम कर रहा है। सिक्किम का पांग्योंग हवाई अड्डा पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। और सिक्किम बड़ी इलायची, जो बड़ी इलायची है ना, और मसाले में आप गरम मसाले में यूज करते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य सिक्किम ही है। हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित ब्लड टेस्ट रक्त परीक्षण सुविधा कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है कहाँ पर? हैदराबाद में। एआई संचालित रक्त परीक्षण सुविधा, और एआई एल्गोरिदम के माध्यम से रक्त के नमूनों की जांच की जाती है, जो कि बहुत सटीक होती है। पुरानी जो पारंपरिक जांच पद्धतियां हैं उनकी तुलना में तेजी से रिपोर्ट देती है, सटीकता ज़्यादा होती है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत भारत सरकार स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण पर जोर दे रही है। हैदराबाद को भारत का वैक्सीन हब भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ कई बड़ी दवा कंपनियां स्थित है। वैक्सीन हब इसलिए क्योंकि दवा कंपनियां वहाँ पर वैक्सीनें भी बनती हैं, दवाएं भी बनती हैं, हैदराबाद को कहा जाता है। कभी पूछा जाए तो ध्यान रखना। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के 12 किलों में से कौन सा किला महाराष्ट्र के बाहर स्थित है? तो ये जो है वो जिंजी का किला है। कौन सा किला है? जिंजी का किला। 12 किलो की यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जो शामिल की गई है पूरी सूची 12 किलो में से एक जो जिंजी का किला है ये तमिलनाडु का है। कहाँ पर स्थित है ये? तमिलनाडु का स्थित है।
में स्थित है, तमिलनाडु का किला है जिंजी का। और मराठा साम्राज्य की सैन्य वास्तुकला का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिंजी के किले को उसकी मजबूती के कारण इसको कहा था इनविजिबल है, अभेद्य है। और मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को ने उन विशिष्ट रणनीतिक और वास्तुकला विशेषज्ञता वाली सूची में शामिल किया है जो विश्व धरोहर का दर्जा पाने लायक है। मतलब इनको विश्व धरोहर का दर्जा दिया है, किस लिए? विशिष्ट रणनीतिक और वास्तुकला विशेषज्ञता के कारण दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक, फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना का जनक, ये आप जानते हैं। जुलाई 2025 में भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत किस दक्षिण अमेरिकी देश को खसरा रुबेला टीके की 3 लाख खुराक भेजी है उपहार स्वरूप? तो यह है बोलीविया। किसको भेजा है? बोलीविया को भेजा है। चिकित्सा सहायता भेजी है। वैक्सीन मैत्री, ग्लोबल साउथ, जो ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व भारत कर रहा है ना, तो वैक्सीन मैत्री उसके तहत इन्होंने भेजी है। और 2 राजधानियां हैं बोलीविया की, एक है लाप्लाज, ये प्रशासनिक है, और एक है सुक्रे, ये संवैधानिक है। खसरा और रुबेला विषाणु जनित बीमारियां हैं, इनके उन्मूलन के लिए भारत व्यापक अभियान चला रहा है। और भारत को उसकी सस्ती और प्रभावी दवाओं के कारण दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है कि बहुत सस्ती दवाएं भारत में बनती हैं। जुलाई 2025 में पूर्वोत्तर भारत के विकास को गति देने के लिए भारत के पहले एक्वाटेक पार्क, ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये गुवाहाटी में किया गया, असम में। कहाँ पर? गुवाहाटी में, ये असम में किया गया है। और आधुनिक मत्स्य पालन और जलीय कृषि अनुसंधान के लिए पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा ये केंद्र होगा। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है और भारत इस क्षेत्र में अग्रणी देश है। प्रधानमंत्री हमारे यहाँ मत्स्य संपदा योजना चल रही है, उसका लक्ष्य है भारत के जलीय संसाधनों का सतत विकास करना। हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों को दक्षिण पूर्वी एशिया का, जिनको प्रवेश द्वार माना जाता है, तो उसको मजबूत बनाया जा रहा है। और पूर्वोत्तर राज्य जो हैं वो उसके प्रवेश द्वार है। और जो रिमोट एरियाज होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं, क्योंकि सरकार उनको अलग तरीके से ट्रीट करती है। तो ये रहा आपका पूरा मैराथन कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको देखें, समझें, और फिर आगे हम मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप एक मैसेज तो कर ही सकते हैं, जो भी आपको लगे। और अगर ठीक ठाक लगा है तो आपको लाइक का बटन जरूर दबाना चाहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।